हेलो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम मध्य प्रदेश का इतिहास एमपी हिस्ट्री कर रहे हैं सारांश आईसीएस के नोट्स से। इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। मध्य प्रदेश में वैदिक युग के बारे में आगे डिटेल्स है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, इससे पहले हमने प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ा है, ताम्रपाषाणकालीन स्थल और नवपाषाणकालीन और पुरापाषाणकालीन, मध्यपाषाणकालीन, ऐसे स्थलों के बारे में हमने उन वीडियो में देखा है। ठीक है, चलिए ये हमारा तीसरा वीडियो रहेगा। अब समय को बिना गवाए हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में आदि ऐतिहासिक काल के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? मध्य प्रदेश में आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, इस काल में लिपि लेखन कला का विकास हो गया था, लेकिन लिपि क्या थी? अपठनीय थी। इस काल की जानकारी का स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य हैं। सिर्फ आप इतना याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में आदि ऐतिहासिक काल का क्या है। यहाँ लेखन कला का विकास हो चुका था, लेकिन लिपि क्या कैसी थी? अपठनीय थी। और इस काल की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? पुरातात्विक साक्ष्य थे। इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता और वैदिक काल आते हैं। जो आदि ऐतिहासिक काल है उसके अंतर्गत कौन से कालखंड आते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की बात करें, कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक संदर्भ में कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिलते तो नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि मध्य प्रदेश में वैदिक युग। ठीक है, मध्य प्रदेश में वैदिक युग। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऋग्वैदिक काल, उसके पश्चात मध्य प्रदेश में उत्तर वैदिक काल। ठीक है, चलिए तो ऋग्वैदिक काल के बारे में जान लेते हैं विस्तार से। ऋग्वैदिक काल जिसका समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। कितना है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल का समय था। प्राचीन ग्रंथ इसका है ऋग्वेद। कौन सा ग्रंथ है? ऋग्वैदिक काल का प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रसार मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद में वर्तमान मध्य प्रदेश के क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। जो ऋग्वैदिक काल है उस समय वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में दक्षिणापथ व रेवोत्तर शब्द आए हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि ऋग्वैदिक काल में मध्य प्रदेश से संबंधित 2 शब्द मिलते हैं, एक दक्षिणापथ, दूसरा रेवोत्तर, क्योंकि रेवोत्तर रेवा नदी से संबंधित है। तो ये फैक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में क्या महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। उत्तर वैदिक काल, इसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में उल्लेख मिलता है कि आर्यों ने विंध्याचल पर्वत को पार कर लिया था। अब आर्यों ने क्या कर लिया? विंध्याचल पर्वत को पार कर लिया था। जानकारी के स्रोत हैं ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक। क्या हैं? उत्तर वैदिक काल के जानकारी के स्रोत क्या हैं? ब्राह्मण ग्रंथ हैं और अरण्यक हैं। ठीक है, इनके बारे में हमने डिटेल में जो यूनिट 1 की क्लासेस चल रही हैं इसी चैनल पर, वहाँ हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, जो नया सिलेबस है। अब आगे देख लेते हैं, कुछ स्रोत दिए गए हैं उनके बारे में हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है। पिछली बार क्वेश्चन भी यहीं से आया था। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में, किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में निषाद जनजाति या जिसे अनार्य जनजाति कहते हैं उसका उल्लेख देखने को मिलता है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें निषाद जनजाति या अनार्य जनजाति का उल्लेख देखने को मिलता है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं कौशिकी उपनिषद। कौन सा है? कौशिकी उपनिषद। इसमें विंध्य पर्वत का उल्लेख अपरोक्ष पर्वत के रूप में हुआ है। जो विंध्य पर्वत है इसका उल्लेख
अपरोक्ष पर्वत के रूप में हुआ है। क्वेश्चन यदि आए कि किस उपनिषद में, क्योंकि ये डायरेक्ट सिलेबस का टॉपिक है कि उपनिषदों के बारे में वर्णन कीजिए, तो किस उपनिषद में विंध्य पर्वत को अपरोक्ष पर्वत के रूप में बताया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा कौशिकीय उपनिषद। चलिए, हमने देखा ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, कौशिकीय उपनिषद, और फिर तीसरा आ जाता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में नर्मदा का उल्लेख रेवोत्तर के नाम से किया गया है। किसके नाम से? रेवोत्तर के नाम से। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा का उल्लेख रेवोत्तम अर्थात रेवा नदी के रूप में मिलता है। किस में मिलता है? शतपथ में। क्या देखा फिर से? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में निषाद जाति का जनजाति का वर्णन, कौशिकी में विंध्य पर्वत को अपरोक्ष पर्वत कहा गया, शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा का उल्लेख रेवोत्तम या रेवा नदी के रूप में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन स्रोत एवं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार विश्वामित्र के 50 शापित पुत्र मालवा आकर बसे। तत्पश्चात अत्रि, पाराशर, भारद्वाज, भार्गव आदि आए। ठीक है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाता हमारे लिए। जो महत्वपूर्ण था, ये 3 जो स्रोत थे वो ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण थे। ठीक है, कारुस राजवंश की बात कर लेते हैं। कौन सा राजवंश? कारुस राजवंश। मनु के पुत्र कारुस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, मनु के पुत्र कारुस द्वारा कारुस वंश की स्थापना की गई थी। ये बघेलखंड वाले एरिया में इसकी स्थापना की गई थी। आगे डिटेल में इसके बारे में यहाँ दिया गया है कि इसका शासन क्षेत्र कहाँ था? बघेलखंड। मुख्य रूप से देखा जाए तो रीवा जिले के आसपास में था। इसका शासन क्षेत्र बघेलखंड रीवा जिले के आसपास में था। चलिए, कारुस वंश हो गया। कारुस वंश का क्षेत्रफल कहाँ है? बघेलखंड वाले एरिया में। अब देख लेते हैं चंद्रवंश के बारे में। चंद्रवंश, जिसका अन्य नाम है एल साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? एल साम्राज्य। इला का विवाह सोम से हुआ, जो मनु की पुत्री थी। इला कौन थी? मनु की पुत्री, जिसका विवाह सोम से हुआ। उसका अन्य नाम था चंद्र। ठीक है, उसी से चंद्रवंश की स्थापना हुई, जिसका आदि पुरुष पुरुरवा था। चंद्रवंश का आदि पुरुष, चंद्रवंश या एल साम्राज्य का आदि पुरुष कौन था? पुरुरवा। एल साम्राज्य का विस्तार कहाँ था? बुंदेलखंड वाले एरिया में था। तो आप सीधे याद रखेंगे, बघेलखंड में कारुस वंश, तो बघेलखंड का कारुस वंश, और बुंदेलखंड का चंद्रवंश। ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं इक्ष्वाकु राजवंश के बारे में। संस्थापक हैं मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। ठीक है, प्रमुख शासक की अच्छा, इसकी राजधानी है, राजधानी क्या है? अयोध्या। इक्ष्वाकु वंश की राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। इसके कुछ प्रमुख शासक हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। पहले हैं मानधाता चक्रवर्ती। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश का प्रतापी राजा मानधाता हुआ, जो चक्रवर्ती सम्राट था। ठीक है, पुरुकुत्स ने मध्य प्रदेश में बसे नाग राजाओं को मौने गंधर्वों के विरुद्ध सहायता देकर विजय बनाया और नाग राज्य की कन्या नर्मदा से विवाह किया। पुरुकुत्स शक्तिशाली था। उसने क्या किया? नाग राजाओं को सहायता दी। किसके विरुद्ध दी? मौने गंधर्वों ने नाग राजाओं पर हमला कर दिया, तो नाग राजाओं की सहायता के लिए पुरुकुत्स पहुंच गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नाग राजा उनकी कन्या का विवाह पुरुकुत्स से कर देते हैं। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार बाहुबली मूवी में बाहुबली जाता है देवसेना के साम्राज्य में, फिर देवसेना के साम्राज्य की रक्षा करता है किससे? पिंडारियों से। तो देवसेना को जो साम्राज्य होता है, हाँ ठीक है, देवसेना को जो साम्राज्य होता है तो उसकी उससे शादी कर दी जाती है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार पुरुकुत्स के लिए कहानी है। ठीक है, पुरुकुत्स ने ही रेवा का नाम नर्मदा कर दिया। रेवा का नाम नर्मदा के रूप में
परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यदि आए कि रेवा का नाम नर्मदा किसके द्वारा किया गया, पुरुकुत्स के द्वारा किया गया। अब देखते हैं मुचुकुंद। नर्मदा के भाई मुचुकुंद ने पारिपात्र, क्या नर्मदा के भाई, जो नर्मदा का भाई था कौन, मुचुकुंद, है ना, पुरुकुत्स तो पति था और भाई कौन हुआ, मुचुकुंद ने पारिपात्र, जिसको परिपात्र को क्या कहा गया है, सतपुड़ा पर्वत से तुलना की गई है और ऋक्ष या यक्ष पर्वत की तुलना विंध्य पर्वत से की गई है। ठीक है, परिपात्र की किसके, परिपात्र या परियात्र कहते हैं, सतपुड़ा से की गई है, ऋक्ष या यक्ष की विंध्य से की गई है। ठीक है, तो नर्मदा के भाई मुचुकुंद ने सतपुड़ा या विंध्य के प्रदेश को जीतकर नर्मदा के किनारे दुर्ग का निर्माण कराया तथा अपने पूर्वज मांधाता के नाम पर मांधाता नगरी या जिसे महिष्मति या ओमकारेश्वर की स्थापना की। तो ओमकारेश्वर की स्थापना किसने की, मुचुकुंद के द्वारा ओमकारेश्वर या मांधाता नगरी की स्थापना की गई। सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि पुरुकुत्स ने नागराजाओं की सहायता की और ये कन्या नागराजाओं की कन्या थी जिसका नाम रेवा था। रेवा का नाम इसने नर्मदा में बदल दिया। परियात्र या परिपात्र पर्वत की तुलना सतपुड़ा से की गई है। ऋक्ष या यक्ष पर्वत की तुलना विंध्य पर्वत से की गई है। ठीक है, प्रदेश को जीतकर इसने फिर क्या किया, मांधाता नगरी या ओमकारेश्वर की स्थापना कर दी। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं आगे कौन सा वंश है वंश। हम देखेंगे है वंश के बारे में। यदु के पुत्र है के नाम पर है राज्य की स्थापना की गई। कौन था ये है, यदु के पौत्र थे। यदु वंश हम पढ़ते हैं एमपीएसटी में ही। तो यदु के पुत्र है के नाम पर है राज्य की स्थापना हुई। है राजाओं ने तुंडिकेर, त्रिपुरी, दशाण, अनूप और अवंती जिलों की स्थापना की। है राजाओं ने तुंडिकेर जो दमोह वाला एरिया था, त्रिपुरी जबलपुर वाला एरिया था, दशाण विदिशा वाला और अनूप निमाड़ वाला एरिया था। इनकी स्थापना है राजाओं के द्वारा की गई थी। ठीक है, राजा महिष्मंत के बारे में देख लेते हैं। राजा महिष्मंत कौन थे। है राजा महिष्मंत ने मुचुकुंद को पराजित कर, जो है राजा महिष्मंत थे, इन्होंने मुचुकुंद को पराजित कर, मुचुकुंद कौन था, ये वही रेवा का भाई था, है ना, रेवा को पराजित कर दुर्ग जीता जिसका नाम महिष्मति रखा। जो ओमकारेश्वर और मांधाता नगरी की स्थापना की थी वो दुर्ग इसने जीत लिया और उसका नाम क्या रख लिया, महिष्मति रख दिया या महेश्वर रख दिया, जिसकी स्थापना मुचुकुंद ने की थी। किसके नाम से, महेश्वर के नाम से, है ना। अब एक राजा हुए कीर्तवीर अर्जुन या कार्तवीर अर्जुन को कहा जाता है। इनका अन्य नाम है सहस्त्र अर्जुन। ठीक है, सहस्त्र अर्जुन के बारे में हम देखते हैं, इनके बारे में क्या महत्वपूर्ण तथ्य देखने को हमें मिलते हैं। है वंश का सबसे प्रतापी शासक था कौन, कार्तवीर अर्जुन या कीर्तिवीर अर्जुन। वीर और प्रतापी होने के कारण उन्हें सहस्त्रार्जुन की उपाधि दी गई। इसकी 4 भुजाएं थीं जो अपार सैन्य शक्ति की द्योतक थीं। ठीक है, इसने लंका के राजा रावण को भी हराया था, रावण को भी पराजित कर दिया था, किंतु जमदग्नि के पुत्र परशुराम के हाथों यह पराजित हो गया था। तो परशुराम के हाथों कौन पराजित हुआ, लेकिन रावण को पराजित कर दिया। ये कीर्तिवीर अर्जुन या कार्तवीर अर्जुन हुए। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इन्होंने कारकोट के युद्ध में अनूप देश या निमाड़ को पराजित किया था। तो कारकोट का युद्ध किससे संबंधित है, कीर्तिवीर सहस्त्र अर्जुन से। ठीक है, आगे देखते हैं राजा अवंती के बारे में। राजा अवंती कौन थे, उनके बारे में हम देख लेते हैं। अवंती ने मालवा क्षेत्र पर राज्य किया। कहाँ किया, राजा अवंती ने मालवा क्षेत्र पर राज्य किया। अवंती ने ही यादवों को
विदिशा से भगाया था। कहाँ से भगा दिया? विदिशा से। अब अवंती का नामकरण दिया गया है। अवंती नाम जयध्वज के पौत्र अवंती नामक राजा के नाम पर बाद में पड़ा, जिसे वर्तमान में उज्जैन के रूप में जाना जाता है। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप एक बार इसे रीड कर लेंगे। यदु या यादव वंश। एल साम्राज्य के विभाजन में यदु को क्या मिला? चर्मवती चंबल वाला क्षेत्र, वेत्रवती वेतवा वाला क्षेत्र एवं सूक्तिमती कैन घाटी का क्षेत्र प्राप्त हुआ और उसके नाम पर यदु या यादव वंश की स्थापना कर दी गई थी। यहाँ तक हमारे चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक काल। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। यदि एक बार में क्लियर ना हो तो वीडियो आप 2-3 बार देख सकते हैं और कानों में हैंड फ्री लगाकर सुन सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से याद हो जाएं। ठीक है। और यदि आपको यूनिट 1 जो हिस्ट्री का नया वाला सेक्शन ऐड हुआ है और डेली टेस्ट में कुछ समय पश्चात स्टार्ट करने वाला हूँ, पूरे MCQs रहेंगे वो, है ना, और PYQs की सीरीज़ भी चल रही है इसमें। तो यदि आपको सब कुछ एक साथ एक ही चैनल पर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। ठीक है। आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक काल। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक काल के बारे में क्या वर्णन हमें देखने को मिलता है? वह काल जिसके निम्नलिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं एवं उन साक्ष्यों को पढ़ा जा सकता है। पहली कंडीशन क्या है ऐतिहासिक काल की? कि साक्ष्य उपलब्ध होना चाहिए और दूसरा उनको पढ़ा जाना चाहिए, पढ़ने योग्य हों, है ना। उदाहरण के लिए महाकाव्य काल से लेकर उसके बाद का इतिहास। महाकाव्य काल से लेकर उसके बाद का इतिहास। महाकाव्य काल में हम 2 कालों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है रामायण काल, दूसरा है महाभारत काल। मध्य प्रदेश में रामायण काल और मध्य प्रदेश में महाभारत काल, इन दोनों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। क्या महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में दिए गए हैं। सबसे पहले देखेंगे हम रामायण काल के बारे में। रामायण काल में मध्य प्रदेश में दंडकारण्य, महावन और महाकांतर के घने जंगल थे। जब रामायण काल का समय चल रहा था तो उस समय मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में दंडकारण्य, महावन और महाकांतर के घने जंगल हुआ करते थे। यह वर्तमान छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आता है। यदुवंश राजा मधु इसके शासक थे। यदुवंशी जो राजा थे मधु इस क्षेत्र में शासन कर रहे थे। भगवान राम ने अपना अधिकांश समय दंडक वन में बिताया। कहाँ बिताया? दंडक वन में बिताया। राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघ्न के पुत्र कौन थे? शत्रुधाती ने विदिशा पर शासन किया और कुशावती इसकी राजधानी थी। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी तक के जितने फैक्ट हमने पढ़ा है उसमें से शत्रुघ्न के पुत्र कौन थे? शत्रुधाती, जिन्होंने मध्य प्रदेश में विदिशा जिले वाले क्षेत्र पर शासन किया और उनकी राजधानी कुशावती हुआ करती थी। कुश ने दक्षिणी कौशल, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था, पर शासन किया। लव कुश जो भगवान राम के पुत्र थे, कुश ने दक्षिणी कौशल छत्तीसगढ़ पर शासन किया। तमसा, जिसे टोंस नदी भी कहा जाता है, इसके किनारे वाल्मीकि आश्रम का उल्लेख मिलता है। तो वाल्मीकि आश्रम का उल्लेख किस नदी के किनारे मिलता है? तमसा या टोंस नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम का उल्लेख हमें मिलता है। रामायण काल में हमने क्या देखा? रामायण काल में मध्य प्रदेश में दंडकारण्य, महावन और महाकांतर के घने जंगल थे। वर्तमान छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था। यहाँ शासन कर रहे थे यदुवंशी राजा मधु और भगवान राम ने अपना अधिकांश समय इसी दंडकारण्य या दंडक वन में बिताया। फिर हमें देखने को मिलता है जो शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुधाती थे, उन्होंने विदिशा वाले क्षेत्र पर शासन किया और कुशावती इसकी राजधानी निर्धारित की या तय किया।
भगवान राम के पुत्र कुश ने दक्षिणी कौशल वर्तमान छत्तीसगढ़ पर शासन किया। और अगला फैक्ट मिलता है कि तमसा या टोंस नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। चलिए, यहाँ तक आपको फैक्ट याद हो गए होंगे। दंडकारण्य क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र ये बस्तर छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है। यहीं पर सीता हरण हुआ था। माँ सीता का हरण दंडकारण्य वाले क्षेत्र से ही हुआ, जो कि वर्तमान छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है। चित्रकूट से अमरकंटक तक, कहाँ से? चित्रकूट से अमरकंटक तक राम वन गमन पथ बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले चित्रकूट के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या जानकारी यहाँ दी गई है। रामायण काल के पर्याप्त साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। रामायण काल के पर्याप्त साक्ष्य चित्रकूट से प्राप्त हो जाते हैं। भगवान राम ने चित्रकूट में तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। क्वेश्चन ये दिया है कि भगवान राम ने तुलसीदास जी को दर्शन कहाँ दिए? चित्रकूट में दिए। चित्रकूट जो कि सतना जिले के अंतर्गत आता है, वर्तमान मध्य प्रदेश में है। भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ कुछ समय यहाँ व्यतीत किया, चित्रकूट में किया। इसकी साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? चित्रकूट से। रामघाट व भरत मिलाव मंदिर, भरत मिलाव भी यहीं हुआ था। जो भरत हैं भगवान राम से मिलने आए थे, तो भरत मिलाव मंदिर और रामघाट के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हमें चित्रकूट में ही मिलते हैं। और ये दिया गया है राम वन गमन पथ का। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 370 किलोमीटर है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राम वन गमन पथ की लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है? 370। आर्टिकल 370 याद रख लेंगे। 370 370 किलोमीटर। ये उसका मैप, ये प्रतीकात्मक है, आप ये देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से ये दिया गया है। इस पर ये क्षेत्र पड़ेंगे। यहाँ से सतना से होती है सतना, पन्ना, फिर सतना मैहर, ये मैहर जिला बन गया है अभी तो, फिर कटनी, सतना, ये होते हुए अनूपपुर में आ जाएगा। अनूपपुर अमरकंटक होते हुए, अनूपपुर से अमरकंटक के बीच बनाया जा रहा है ये। ठीक है, अब महाभारत कालीन इतिहास। कौन सा इतिहास? महाभारत कालीन इतिहास। इसके बारे में हम देख लेते हैं। संबंध है द्वापर युग से। कहाँ से संबंध है? द्वापर युग से। महाभारत का संबंध किससे है? द्वापर युग से। महत्वपूर्ण घटना यहाँ क्या हुई? द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हो गया था। क्या हो गया था? महाभारत का युद्ध। यह युद्ध कौरवों एवं पांडवों के मध्य लड़ा गया। महाभारत कालीन युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? कौरवों और पांडवों के मध्य। आप सभी को मालूम है इसमें जीत पांडवों की हुई अंतिम रूप से। इस युद्ध में मध्य प्रदेश स्थित अनेक राज्यों ने भाग लिया था। अब देखते हैं किन राज्यों ने कौरवों का साथ दिया और किन राज्यों ने पांडवों का साथ दिया। यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। अब पहले देख लेते हैं कि महाभारत में महिष्मती, उज्जैनी, कुंतलपुर, ये कुंतलपुर जो मुरैना वाला क्षेत्र था, शिवपुरी, विराटपुरी, ये सोहागपुर वाला क्षेत्र था, को मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर बताए गए हैं महाभारत में, है ना। विराट नगरी में पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया। कहाँ बिताया? विराट नगरी में पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया। विंध्य अवंती के तथा अनुविंध्य विदिशा के शासक थे। विंध्य अनुविंध्य आपने सुना होगा। तो विंध्य कहाँ के थे? अवंती के थे। और अनुविंध्य कहाँ से थे? विदिशा से। तो विंध्य, अवंती में बिंदी आ रही है तो विंध्य याद कर लेंगे, और विदिशा में बिंदी नहीं आ रही है तो अनुविंध्य याद रख लेंगे। ऐसा आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। चलिए, जहाँ से महत्वपूर्ण रूप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में हम देखते हैं कि पांडव पक्ष में कौन था और कौरव पक्ष में कौन थे। तो पांडव पक्ष में, फिर कौरव पक्ष में। पांडवों का साथ किसने दिया? पांडवों का पक्ष सबसे पहले वत्स
जो कि ग्वालियर से थे। वत्स कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। चेदी छतरपुर से। कारुष बघेलखंड, दशार्ण विदिशा और ये मत्स्य है। इन लोगों ने पांडवों का साथ दिया। वत्स, चेदी, कारुष, दशार्ण और मत्स्य। ठीक है। देखते हैं कौरव पक्ष। कौरवों का साथ किन्होंने दिया? महिष्मति, यहाँ के नील राजा थे। महिष्मति, अवंती, ये विंध्य राजा थे। फिर विदिशा, अनुविंध्य राजा थे। विदर्भ और निषाद। महिष्मति, अवंती, विदिशा, विदर्भ और निषाद, ये जो दक्षिण मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र के जितने राज्य थे उन्होंने कौरवों का साथ दिया, और जो उत्तरी राज्य थे उन्होंने पांडवों का राज्य साथ दिया। ऐसा आप मोटा मोटा याद कर सकते हैं, ताकि ऑप्शन आएंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे वहाँ। तो पांडवों का साथ किसने दिया? वत्स, चेदी, कारुष, दशार्ण और मत्स्य, है ना। और कौरवों का कौन देते हैं? महिष्मति, अवंती, विदिशा, विदर्भ और निषाद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं अब हम। दोस्तों इसके आगे हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक साथ बहुत सारे फैक्ट हो जाएंगे जो कि याद रख पाना कठिन होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम आराम से करेंगे, और प्रीलिम्स से पहले इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री में ही थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हिस्ट्री से इस बार 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। 3 से 4, हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन भी आ जाएं, तो हिस्ट्री वाला सेक्शन अच्छे से करना होगा, है ना। और कभी ऐसा लगेगा कि यदि ना हो पाए तो मैराथन वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे 3-4 घंटे का, तो पूरी तरह से आसानी से हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में महाजनपद काल एक छोटा सा वीडियो बनेगा 15-20 मिनट का, उसको उसमें कंप्लीट कर देंगे। फिर हम मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और फिर प्रमुख राजवंशों की ओर इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।